गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे और पार्लियामेंट के अंदर हमने उसके लेजिस्लेटिव जो पार्ट है उसको देखा था। इसके अंदर दो हाउसेस देखे थे, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग सुनते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारा जो कंट्री है उसके अंदर क्या रोल होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं आर्टिकल जो 52 है। आर्टिकल 52 के अंदर बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया शुड हैव वन प्रेसिडेंट। साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 52। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद में है आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने देखा था 3 टाइप की पावर गवर्नमेंट के अंदर जो पार्ट था ना, लेजिस्लेचर, और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव, और थर्ड था जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटर में हम लोगों ने देखा था कि रूल जो होते हैं उनको मेकिंग रूल्स, ठीक है, ड्राफ्टिंग तैयार करना और रूल्स को बनाना, ये सारा का सारा काम लेजिस्लेटर का होता है। जिसके अंदर हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो किसी भी कानून को बनाने का काम करती है, ठीक है। मतलब बिल पास होता है और फिर वो बिल एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है और सारी प्रोसेसिंग चलती है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ये लेजिस्लेचर में होती है। उसके बाद में जब ये बिल है वो दोनों हाउसेस से सेलेक्ट हो जाता है तो फिर ये लॉ बनने के लिए, ठीक है, तो लॉ बनने के लिए एग्जीक्यूटिव्स के पास जाता है। एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं कि किसी भी काम को करना, ठीक है, लागू करना, कंटिन्यू करवाना उसको। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग बनती है और फिर उसको लागू करना, उसको कंडक्ट करने का काम है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो हमारे जो कोई भी बिल बनता है, देखिए कल हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि लोकसभा से या राज्यसभा या लोकसभा से कहीं से भी बिल आता है वो अगले हाउस के अंदर जाता है, ठीक है, नेक्स्ट हाउस में जाता है। जैसे लोकसभा से निकल के और फिर ये राज्यसभा के अंदर जाता है। इनकी जो वोटिंग की जो भी सिस्टम होता है, जो भी इनके डिबेट का प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होने के बाद में ये फाइनली है वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट इस पर सिग्नेचर करते हैं तभी ये बिल जो बिल है वो लॉ बनता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। तो जो फाइनली जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास में। जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी कोई भी वर्क है वो स्टार्ट किया जा सकेगा। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होना इम्पोर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट के अंदर है एंड ही कैन यूज़ दिस पावर इज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पावर का यूज़ है वो प्रेसिडेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे चाहे कोई कितना ही कैसा भी वर्क करे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है, जो सिग्नेचर वाली पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। अगर बिल पे प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो फिर बिल ही बना रहता है, वो लॉ नहीं बनता है, ठीक है। इसके लिए प्रेसिडेंट बनने के लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन आता है और जो मेन क्वेश्चन होता है ना वो एज से रिलेटेड होता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद में उनकी एज है वो मिनिमम 35 और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो 35 प्लस वाली एज वाले उसमें पार्ट ले सकते हैं। शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड ए द मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए, ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना उनकी एलिजिबिलिटी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा के मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो वही इनकी सेम होती है, वो लोकसभा के मेंबर बन सकें। और ये किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। वो कहते हैं ना सरकारी पद पे अगर है तो उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में इनका जो टाइम होता है वो 5 ईयर होता है। देखिए यहाँ पे मेंशन करना आई थिंक रह गया, ठीक है। तो इनका जो टाइम होता है वो 5 ईयर का होता है। एवरी 5 ईयर के बाद में इनका इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। फिर इनके इलेक्शन की प्रोसेस, जो इनका इलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। देखिए, हमने देखा था डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में जो पब्लिक है वो वोट करती है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके जो ये पार्लियामेंट में भेजती है, ठीक है। जैसे एमपी होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना वो डायरेक्ट पॉलिसी से सेलेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट पॉलिसी के अंदर जो हमारी पब्लिक है वो डायरेक्टली पार्ट नहीं लेती है, ठीक है। और
जो सेकंड इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, ठीक है। ये आर्टिकल 55/3 है, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इनडायरेक्ट, इसमें हम मतलब डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं कि इसके लिए हम लोगों जैसे जनता वोट करेगी, पब्लिक है वो वोट करेगी, और वोट करके, ठीक है, पब्लिक जो है वो वोट करके, और जैसे एमएलए एमपीज जो होते हैं ना उनको सेलेक्ट करके भेज देती है, ठीक है। अब वो जो एमएलएज एमपीज होते हैं ना वो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो इसमें हम लोगों का डायरेक्ट रोल नहीं होता, हमारा डायरेक्ट रोल यहीं तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ये इनडायरेक्ट कंटिन्यू रहता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रो कॉलेज, मतलब कौन कौन से जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज के अंदर शामिल होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है इलेक्टेड मेंबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेट मेंबर भी आते हैं। कल हमने देखा था कि राज्यसभा के अंदर 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनेट वाले इसमें पार्ट नहीं लेंगे, इसमें ओनली जो इलेक्टेड होके जो मेंबर जाते हैं ना वही पार्ट लेंगे। उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट एंड दिल्ली यूटीज, ठीक है। देखिए सारी जो भी ये स्टेट असेंबली है ना, ठीक है, एमएलए जिसको बोलते हैं एमएलएज, ठीक है, एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाएं जिसको बोलते हैं, विधानसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट नहीं, ठीक है। और यूटीज़ के अंदर देखिए दिल्ली और पुडुचेरी या पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं, इन दो के ही पर्सन जो मेंबर है वो पार्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा है, असेंबली है, ठीक है। और बाकी जो अदर यूटीज़ है वहाँ पे असेंबली नहीं है, ठीक है, विधानसभा नहीं है। तो ये इसके इलेक्टोरल कॉलेज है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये देखिए इसकी इलेक्शन की प्रोसेस है, एक बार वापस से देख लेते हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम लोग वोट करते हैं एवरी 5 ईयर के बाद में, और हम लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा जो उनके ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको सेलेक्ट करके भेजते हैं, और एमएलएज का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, हम इनका चुनाव करते हैं। फिर इनके जो मेंबर होते हैं ना वो अपने अंदर से ही वोटिंग करके और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक मिनिमम कोटा डिसाइड किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट मतलब में विनर होने के लिए एक लिमिटेड है वो सीट, कम से कम जिसको बोलते हैं ना मिनिमम इतनी सीट आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति के मिनिमम है वो 50 जो है वो वोट मिलने चाहिए मिनिमम। तो इसलिए उसका वोटिंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए एवरी जो स्टेट होता है, एवरी जो स्टेट है ना उनके सबकी असेंबली जो है उनकी मेंबरशिप अलग अलग है। देखिए हमारे राजस्थान के अंदर जैसे एमएलए है वो 200 है, और यहाँ से जो एमपीज जाते हैं वो 25 जाते हैं। तो ये नंबर अलग अलग है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यूपी है तो वहाँ पे एमएलए जो है वो अलग है और एमपीज है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से वहाँ की जो मतलब संख्या नंबर अलग है, हमारे यहाँ का नंबर अलग है, तो फिर ये तो अनफेयर हो जाता है ना। तो इसलिए सबको इक्वल मानने के लिए इनका एक वोट निकालते हैं, ठीक है, इनके वोट की वैल्यू निकालते हैं वोट। इसके लिए इनको क्या करना है, तो मिनिमम है ना एक कोटा डिसाइड करना होता है। अब वो कोटा कैसे डिसाइड करते हैं, वैलिड वोट जितने भी वोट डालने हैं ना, जैसे मान लेते हैं लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबलियां हैं, इन सब के मेंबर, तो ये सारे के सारे वैलिड वोट्स हो जाते हैं। और उसके बाद में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, जैसे कितने कैंडिडेट्स वो पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि 5 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर हैं उनका नीचे डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो भी आंसर आता है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक नंबर आ जाता है, उस पर्टिकुलर नंबर को फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इलेक्शन का प्रोसेस होता है। इनडायरेक्ट प्रोसेस आपको खाली देखिए ये नाम ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो मिनिमम कोटा डिसाइड करने का है ये भी क्वेश्चन में आता है, 1 लाइनर में भी आता है और जो टिक द करेक्ट है उसमें भी आ सकता है। उसके बाद में देखिए अगर कोई राष्ट्रपति बनता है, ठीक है, उसके बाद में उनको हटाने की क्या प्रोसेस होती है। हटाने के लिए ये होता है कि जो इम्पीचमेंट होता है इनका, इसके लिए वैसे तो कोई खास नहीं है, लेकिन आर्टिकल जो 61 है उसमें इसकी कुछ प्रोसेस बताई गई है कि किस वजह से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इनको सबसे पहले तो इसका रीज़न यही है, इम्पीचमेंट फ्रॉम द पोस्ट वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान के लिए कोई वायलेंट वाली बात होती है ना कि
संविधान के खिलाफ कुछ बोला है या कुछ काम किया है, अपोजिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की अगर कोई घटना हुई है तो उसकी वजह से, क्योंकि जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, हेड ऑफ़ द कंट्री बोला जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो हेड ऑफ़ द कंट्री होते हैं, सारा वर्क उन्हीं के नाम पे किया जाता है। तो इसलिए जब हेड ऑफ़ कंट्री होते हैं सारे काम करेंगे, तो इसके लिए फिर इनको क्या करना होगा, ऐसे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते इन पे। तो इसलिए अगर एक ही कंडीशन है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अगर ये कोई गलत काम कर रहे हैं, जो संविधान की मान लो बुराई हो रही है या कोई इस तरह की घटना, ठीक है, तो उसमें फिर इनको कोर्ट में जो इनका जो एक्शन लिया जा सकता है। और ये कहाँ स्टार्ट किया जाता है, इट कैन बी, देखिए इसके लिए कोर्ट में नहीं जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी जो हाउस है वहाँ पे इसको प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए साइन किए जाते हैं 1/4 मेंबर ऑफ द हाउसेस, ठीक है। जैसे मान लो लोकसभा में इसको पेश करना है, लोकसभा में इस बिल को रखना है, तो लोकसभा के जो 1/4 मेंबर है, ठीक है, 1/4 जो मेंबर है वो साइन करेंगे और उसके बाद में इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और साइन करने के बाद में 14 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। जो भी प्रेसिडेंट होता है जिसके अपोजिट एक्शन लिया जा रहा है, तो उनको 14 डेज़ का एक नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ़ हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, आप इसमें क्या जवाब देना चाहते हो, ठीक है। तो उनको सूचना दे दी जाती है कि आपकी अगेंस्ट प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है। उसके बाद में देखिए इसको ना पास किया जाता है। पहले जैसे मान लेते हैं इसको लोकसभा में रखा गया, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, किसी भी हाउस में इसको रखा जा सकता है। लोकसभा में जब इसको रखते हैं तो लोकसभा के अंदर इसके अंदर डिबेट होती है, काफ़ी लंबी प्रोसीजर होती है, और जितने भी जो लोग हैं उनकी वोटिंग करवाई जाती है। और वोटिंग के लिए जो 2/3 मेंबर जो है ना, 2/3 मेंबर, टोटल मेंबर का 2/3 मेंबर है, अगर वो इसके फेवर में वोट देते हैं तो फिर ये यहाँ से पास होके नेक्स्ट जो हाउस है उसमें चला जाता है, राज्यसभा के अंदर। वहाँ भी इस पर डिबेट होता है। राष्ट्रपति जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, जिनके अपोजिट ये प्रोसेस चल रहा है, तो उनको भी उनकी बात कहने के लिए बुलाया जाता है। और फिर यहाँ भी सेम प्रोसेस, यानी कि यहाँ भी 2/3 जितने भी मेंबर हैं, टोटल मेंबर्स का 2/3 मेंबर है वो, अगर इसके मतलब फेवर में है या अपोजिशन में, इस तरह से अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर कोई आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं या खुद ही ये रिजाइन कर देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन, अगर यहाँ तक देखिए दोनों हाउस से अगर ये पास हो जाता है ना, तो फिर इनको हटा भी सकते हैं और ये सेल्फ भी हट जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है हमारे देश के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट होती है और सबसे रेस्पेक्टिव पोस्ट होती है, सारे जो वर्क होते हैं वो इन्हीं के नाम से किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। आगे हम इनके फंक्शंस देखेंगे।